नमस्कार, बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपकी सीनियर एजुकेटर बोल रही हूँ और आज हम इकोनॉमी के दो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं, जीएनपी और एनएनपी। हम सब ने जीडीपी के बारे में तो सुना ही है, अखबारों में, न्यूज़ में, हर जगह हेडलाइन होती है कि देश की जीडीपी इतनी बढ़ी या इतनी गिरी। बिल्कुल। और ये एक बहुत ज़रूरी आंकड़ा है भी। ये हमें बताता है कि देश की सीमाओं के अंदर कुल कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। हाँ, मतलब कितनी चीज़ें बनी, कितनी सेवाएं दी गईं। जी, ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के इंजन का आरपीएम मीटर है, जो बताता है कि इंजन कितनी तेजी से चल रहा है। लेकिन आज हम इसी पर थोड़ा और गहराई से सोचेंगे। क्या जीडीपी हमें पूरी कहानी बताती है? क्योंकि एक पहेली है, मान लीजिए भारत में कोई विदेशी कंपनी जैसे गूगल कोई सर्विस बेचकर 1,000 करोड़ रुपए कमाती है, तो वो पैसा भारत की जीडीपी में जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो कमाई भारत की सीमा के अंदर हुई है। पर उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा तो वापस कैलिफोर्निया चला जाता है, उनके हेडक्वार्टर में। सही बात है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे टाटा ग्रुप ब्रिटेन में जैगुआर लैंड रोवर कारें बना के हजारों करोड़ कमाता है। अच्छा। वो प्रोडक्शन तो ब्रिटेन में हो रहा है, तो वो ब्रिटेन की जीडीपी में गिना जाएगा, भारत की नहीं। लेकिन वो मुनाफा तो एक भारतीय कंपनी का है। बिल्कुल। तो यहाँ एक दुविधा हो गई। हम अपनी जीडीपी में वो पैसा गिन रहे हैं जो देश से बाहर जा रहा है, और वो पैसा नहीं गिन रहे जो देश में आ रहा है। जी, ये तो हमारी आर्थिक सेहत की थोड़ी, कह सकते हैं, धुंधली तस्वीर हुई। एकदम सही। और इसी धुंध को साफ करने के लिए हमें जीडीपी से एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। और वो कदम है जीएनपी। हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जीडीपी से जीएनपी तक का सफर असल में एक सवाल का जवाब है। सवाल ये कि हम क्या माप रहे हैं, एक जगह की कमाई या लोगों की कमाई। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। जगह की कमाई बनाम लोगों की कमाई। हाँ, जीडीपी में जो डोमेस्टिक शब्द है उसका मतलब है भौगोलिक सीमा, यानी भारत की जमीन पर जो भी बना वो भारत की जीडीपी है, चाहे उसे किसी भारतीय ने बनाया हो या किसी विदेशी ने। बिल्कुल। लेकिन जब हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ नेशनल शब्द नागरिकता से जुड़ा है। नेशनैलिटी से। जी, इसका मतलब है अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, बल्कि ये देख रहे हैं कि कौन कर रहा है। तो जीएनपी का फोकस देश के नागरिकों और उनकी कंपनियों पर होता है। हाँ, उनकी कुल कमाई पर, चाहे वो कमाई उन्होंने भारत में की हो, अमेरिका में या दुबई में। तो इसका कोई फॉर्मूला भी होगा? इसका एक बहुत सीधा साधा फॉर्मूला है। आप देश की जीडीपी लीजिए और उसमें विदेशों से हुई शुद्ध कमाई को जोड़ दीजिए। विदेशों से हुई शुद्ध कमाई। जी, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में एनएफआईए। ठीक है, तो जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस एनएफआईए। ये एनएफआईआई थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इससे ऐसे समझिए कि ये एक राष्ट्रीय बैलेंस शीट की तरह है। एनएफआईए का मतलब है भारतीयों ने दुनिया भर से कुल कितना पैसा कमाया, और उसमें से वो पैसा घटा दीजिए जो विदेशियों ने भारत से कमाया। अच्छा। जो बचा वही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक साल में इन्फोसिस, टाटा और विदेश में काम कर रहे सभी भारतीयों ने मिलकर 100 अरब डॉलर कमाए। ठीक है। और उसी साल भारत में काम कर रही सैमसंग, हुंडई और दूसरी विदेशी कंपनियों ने यहाँ से 80 अरब डॉलर का मुनाफा अपने देशों में भेजा। तो इस केस में भारत का एनएफआईए होगा 100 अरब डॉलर माइनस 80 अरब डॉलर, यानी 20 अरब डॉलर। जी, 20 अरब डॉलर। ये एक पॉजिटिव आंकड़ा है। तो भारत का जीएनपी उसकी जीडीपी से 20 अरब डॉलर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोगों ने बाहर से ज्यादा कमाया। बिल्कुल, बजाय इसके कि विदेशी हमारे यहाँ से कमा कर ले गए। और अगर इसका उल्टा हो तो, अगर भारतीय बाहर से 80 अरब डॉलर लाते और विदेशी यहाँ से 100 अरब डॉलर ले जाते, तब एनएफआईए माइनस 20 अरब डॉलर होता। अच्छा। और उस स्थिति में भारत का जीएनपी उसकी जीडीपी से कम हो जाता। और वैसे ये जो एनएफआईए का नेगेटिव होना है, ये ज्यादातर विकासशील देशों में देखा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि उन देशों में पैसा बनाने वाली विदेशी कंपनियां उनकी अपनी कंपनियों से ज्यादा मुनाफा अपने देश वापस ले जा रही हैं। मतलब देश में आर्थिक गतिविधि तो बहुत दिख रही है, जीडीपी बढ़ रही है, हाँ। लेकिन उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा, हाँ, वो देश के नागरिकों की जेब में जाने के बजाय देश से बाहर जा रहा है। तो जब हम सुनते हैं कि किसी विकासशील देश की जीडीपी 7% बढ़ी, तो ये पूछना जरूरी है कि उस 7% में से कितना असल में वहां के नागरिकों की संपत्ति बना। बिल्कुल।
और कितना विदेशी निवेशकों के पास चला गया, जीएनपी हमें उसी सच्चाई के ज्यादा करीब ले आता है। तो ये सिर्फ इंजन की रफ्तार नहीं बताता। नहीं, ये भी बताता है कि गाड़ी में बैठे लोगों को उस रफ्तार से कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हमने जीडीपी की सीमाओं को समझा और जीएनपी के जरिए नागरिकों की कमाई पर फोकस किया। तो क्या हम अपने मंजिल पर पहुंच गए? क्या जीएनपी ही असली कमाई का सबसे अच्छा पैमाना है? हम करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अभी एक और कदम बाकी है। अच्छा। सोचिए, आपने एक फैक्ट्री लगाई और खूब कमाई की। ये कमाई आपके जीएनपी में जुड़ गई। हाँ। लेकिन इस कमाई को करने के लिए आपने मशीनें चलाई दिन रात। तो साल के अंत में उन मशीनों की क्या हालत होगी? उनमें टूट फूट होगी, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ जाएगी। हाँ, उनकी कीमत घट जाएगी। जैसे हम कोई नई कार खरीदते हैं, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत कम हो जाती है। बस इसे ही तो डिप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास। जी, डिप्रिसिएशन। और यही बात देशों पर भी लागू होती है। देश उत्पादन करने के लिए सड़कों, पुलों, मशीनों, इन सब का इस्तेमाल करता है। समय के साथ ये सब पुरानी होती हैं, घिसती हैं। तो इस टूट फूट की भी एक लागत है। बिल्कुल। और अगर हम अपनी कुल कमाई में से इस लागत को नहीं घटाएंगे तो हम अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ा कर आंक रहे हैं। मुझे समझ आ रहा है, ये ऐसा है जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर अपनी दिन की कमाई तो गिने, लेकिन उसमें से गाड़ी के टायर घिसने और मेंटेनेंस का खर्च निकालना भूल जाए। एकदम सटीक उदाहरण है। दिन के अंत में उसकी जेब में जो पैसा है वो उसकी असली कमाई नहीं है। नहीं है। क्योंकि उसी पैसे से उसे अपनी गाड़ी को कल फिर से चलाने लायक बनाए रखना है। और जब हम जीएनपी में से इसी सालाना टूट फूट यानी डेप्रिसिएशन की लागत को घटा देते हैं तो हमें एक नया आंकड़ा मिलता है। जी, उसे कहते हैं एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा, तो ग्रॉस से नेट पर आने का मतलब ही है डेप्रिसिएशन को हटाना। बस यही बात है। तो एनएनपी का फॉर्मूला हुआ जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। और हमारे सोर्स मटेरियल में एनएनपी को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, वास्तविक टिकाऊ आय या रियल सस्टेनेबल इनकम। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली टर्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वो कमाई है जिसे एक देश खर्च कर सकता है, ये जानते हुए कि उसने अपनी भविष्य में कमाई करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी पैसा अलग रख दिया है। अच्छा। ये वो मुनाफा है जो आपने अपनी मशीनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसा ही अच्छा बनाए रखने के बाद कमाया है जैसा वो साल की शुरुआत में थे। तो अगर कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा है, जंगल काट रहा है, तो उसका जीएनपी तो बहुत ज्यादा दिख सकता है। हाँ, दिख सकता है। लेकिन उसका डिप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा होगा। शायद उसका एनएनपी उतना प्रभावशाली न हो। बिल्कुल। एनएनपी हमें एक देश की आर्थिक गतिविधियों की स्थिरता मतलब सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताता है कि क्या हम आज की तरक्की की कीमत भविष्य से तो नहीं वसूल रहे। यही सवाल। एनएनपी इस सवाल का जवाब देने में मदद करता है। इसीलिए कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि एनएनपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत का सबसे सच्चा माप है। तो ये पूरी सीढ़ी अब साफ दिख रही है। पहला पायदान जीडीपी, देश की सीमा के अंदर कुल उत्पादन। दूसरा पायदान जीएनपी, देश के नागरिकों की कुल कमाई चाहे कहीं भी हो। और तीसरा सबसे ऊपर का पायदान एनएनपी, नागरिकों की वास्तविक कमाई, भविष्य के लिए मेंटेनेंस का खर्च निकालने के बाद। ये क्रम बिल्कुल सही है। ये हमें सतह से गहराई की ओर ले जाता है। ठीक है, अब जब हम इन बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं तो एक और छोटी पर महत्वपूर्ण बात का जिक्र है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है? इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप एक कप कॉफी खरीदती हैं और उसके लिए 100 रुपए देती हैं। ठीक है। ये 100 रुपए उस कॉफी का बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस है। ये वो कीमत है जो ग्राहक अदा करता है। आसान है। लेकिन क्या वो 100 रुपए पूरे कॉफी बनाने वाले को मिलते हैं? नहीं, उसमें टैक्स भी तो होगा। बिल्कुल। उस 100 रुपए में सरकार का टैक्स जैसे जीएसटी भी शामिल होता है। मान लीजिए 10 रुपए टैक्स है तो बनाने वाले तक सिर्फ 90 रुपए पहुंचे। अच्छा। अब एक और चीज सोचिए, क्या पता सरकार ने उस कॉफी शॉप को बिजली बिल पर या कॉफी बीन्स खरीदने पर 5 रुपए की सब्सिडी या छूट दी हो? हाँ, ये भी हो सकता है। सरकार एक तरफ टैक्स लेती है और दूसरी तरफ सब्सिडी दे भी सकती है। जी, तो फैक्टर कॉस्ट वो लागत है जो उत्पादन के सारे कारकों को मिलती है, मतलब जमीन का किराया, मजदूर की तनख्वाह और मालिक का मुनाफा। अगर हम मार्केट प्राइस जो कि 100 रुपए था उसमें से सरकार के लगाए टैक्स यानी 10 रुपए को घटा दें और सरकार से मिली सब्सिडी 5 रुपए को जोड़ दें तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा जो इस केस में 95 रुपए होगा। तो
संक्षेप में मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी। मोटा मोटा यही हिसाब है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि देश की कुल आय का जो आंकड़ा हम देख रहे हैं वो बाजार की कीमतों पर है या फैक्ट्री की लागत पर। समझ गई। तो चलिए इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्सों को एक बार समेटते हैं। परीक्षा के लिए 3-4 मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात यह कि जीडीपी सिर्फ जगह देखता है जबकि जीएनपी लोगों यानी नागरिकों को देखता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। दूसरी बात, एनएनपी हमारी असली या टिकाऊ कमाई का सबसे अच्छा माप है, क्योंकि ये हमारी संपत्ति की टूट-फूट यानी डेप्रिसिएशन का हिसाब भी रखता है। जी, ये हमें बताता है कि हम भविष्य की कीमत पर आज ऐश तो नहीं कर रहे। बिल्कुल। और तीसरी बात जो एनएफआईए के कॉन्सेप्ट से निकलती है वो ये है कि जीडीपी की ऊंची ग्रोथ रेट हमेशा ये नहीं बताती कि देश के आम नागरिकों की जेब में कितना पैसा आ रहा है। ये सवाल पूछना हमेशा जरूरी है कि इस ग्रोथ का फायदा किसे मिल रहा है। एकदम। इन तीनों को याद रखने के लिए एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं, जीडीपी से जीएनपी और जीएनपी से एनएनपी। यह याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आज हमने ये समझा कि एक देश की कुल आय को कैसे मापा जाता है, लेकिन एक देश की कुल आय उसकी पूरी कहानी नहीं बताती। मान लीजिए 2 देशों की कुल राष्ट्रीय आय एनएनपी बराबर है, लेकिन एक की आबादी 1 करोड़ है और दूसरे की 100 करोड़। जाहिर है दोनों देशों के आम नागरिकों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल, और यहीं से हमारी अगली बातचीत का रास्ता खुलता है। जी, अगली बार हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की, जो हमें बताएगी कि देश की कुल आय जब नागरिकों में बढ़ती है तो औसतन हर एक के हिस्से में क्या आता है। और हम एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगली चर्चा के लिए भी बहुत कुछ है। ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो जीएस स्कोरिंग हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।